पहला ऐसे कहें कि फ्रंट लाइन फायर फाइटर डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस का है लोकल गवर्नमेंट। बल्दियात के ऊपर जैसे आपको मेरे से बेहतर पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स एज अ डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस के हवाले से या ट्रांसपेरेंसी के हवाले से लगते हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान माजिद बरकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर बल्दियात। आप सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद, आपको मुबारक हो। आपने जो है डेरा इस्माइल खान के जो है यहाँ पे आपने कलमदान लिए वज़ीर बल्दियात का। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। बल्दियात के मिनिस्ट्री के बाद आप कौन सी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? जो डेरा इस्माइल खान महरूमियों का शिकार था, जो आप बल्दियात में आपको जो नज़र आ रहा था महकमा बल्दियात के रिलेटेड, तो आप क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे जी पहला ऐसे कहें कि फ्रंट लाइन फायर फाइटर डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस का है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट केपी के लेवल के ऊपर जिस तरह हमने ब्रीफिंग्स मैं ले रहा हूँ या डिपार्टमेंट के साथ उनको एक डायरेक्शन जो हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि बल्दियात के ऊपर जैसे आपको मेरे से बेहतर पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स एज अ डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस के हवाले से या ट्रांसपेरेंसी के हवाले से लगते हैं। एक तो जी ओवरऑल जितने हमारे सूबे की तहसीलें हैं, मर्ड एरिया वगैरह सारे मिला के हम वहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए लैंडफिल साइट्स एक्वायर कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि गंद आज उधर फेंको, कल उधर फेंको, परसों वो जगह भर जाए तो उधर फेंको। एक बाकायदा मास्टर प्लान के ऊपर काम हो रहा है। बड़े शहरों के लिए हम एक जो मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें डी खान भी इंक्लूडेड है, वहाँ पे हम वेस्ट शिफ्टिंग और वेस्ट की सेपरेशन और वेस्ट की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं उनकी रिसाइकलिंग का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये हम डिविजनल हेडक्वार्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, पेशावर और इस तरह बाकी जो हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, अब ऑर्गेनिक वेस्ट से बड़ा इजीली जो कि मैदान में हो भी रहा है, फर्टिलाइज़र बन सकता है, जो कि बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, सस्ता भी है और ज़मींदारों के लिए एक एडेड वो एडवांटेज होगा। इसी तरह प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके मुख्तलिफ उससे जो चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो हम कर रहे हैं। ओवरऑल बेसिक एक वन लाइन स्लोगन है मेरा, एनीथिंग क्लीन इज़न्ट क्लीन इफ़ इट इज़ नॉट ग्रीन। तो ग्रीन एक बड़ी सिर्फ दरख्तों से नहीं है कि जी दरख्त है तो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये है कि आपने इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को सामने रखते हुए चीज़ों को प्लान ऐसा करना है कि आज से 20 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल के बाद भी जब उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट देखा जाए तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। और सफाई निस्फ ईमान है। अनफॉर्चुनेटली हमने बाकी सारे ईमान के हिस्से तो पूरे कर ही लिए हैं, मतलब सफाई की तरफ हम एज ए नेशन भी तवज्जो नहीं देते। मतलब डस्टबिन है, आपने भी देखा होगा 50 जगहों के ऊपर डस्टबिन पड़ी हुई है, लोग डस्टबिन के अंदर गंद नहीं डालते, साथ फेंकते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार ये जो बेचारे सफाई करने वाले लोग होते हैं, सैनिटरी हमारे वर्कर्स हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी आसान बनाओ यार। उनकी कोई नहीं होती हैं करोड़ों रुपए तनख्वाहें या लाखों रुपए तनख्वाहें। आपने अगर गंद फेंकना है तो उसको साथ फेंकने की बजाय डब्बे में अगर फेंक लो, और डब्बे इंशाल्लाह हम मजीद इंस्टॉल कर रहे हैं पूरे सूबे के लेवल पे। डब्बे की जो बात हो रही है, जैसे मदीना कॉलोनी में या आपके बिल्कुल बैक पे, यहाँ पे भी इस तरह के यूज़ मी के जो डब्बे वगैरह उसके बाकायदा तौर पे कैंपेन भी लिखी होती है कि यूज़, तो ऐसा सच नहीं देखने में आ रहा है। क्या आप अभी कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं डब्बों के हवाले से? हम एक जी मैकेनिज़्म फाइन्स का भी डेवलप कर रहे हैं कि जो मतलब है मेरी तरह के बदतमीज़ लोग हों और वो जाके गन साइड पे फेंके तो उनको जुर्माना हो। एक दो दफ़ा जुर्माना होंगे तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। किसी भी पॉलिसी तो हम बना लेते हैं, कागज़ों में लिख देते हैं कि जी ये कर दो वो कर दो, उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन एक कंसंट्रेटेड एफर्ट होती है जिसके अंदर सिविल सोसाइटी का भी बड़ा रोल है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ एजुकेटिव कैंपेन्स, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल के उनको थोड़ा सा एजुकेट करें। जो एजुकेट नहीं होंगे उनको हम फिर जुर्माना भी लगाएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट ही करेंगे लोगों को कि यार ये आपका शहर है, अभी मतलब मेरा मोहल्ला है मिसाल के तौर पर, तो अगर उसके अंदर गन पड़ा है तो ये गन सबसे पहले तो इससे मैं सफ़र कर रहा हूँ, कल को अगर उससे बीमारियाँ होती हैं या उससे कोई वबा फैलती है तो उस सबसे पहला इम्पेक्ट मेरे पे आएगा। तो लोगों को ये समझाना, लोगों को ये बावर कराना कि ये सर्विसेज आपके लिए हैं, इन सर्विसेज में जितना भी सपोर्ट आप करेंगे हमारी सर्विस उतनी बेहतर होगी।
अच्छा सर, कहा जा रहा था कि आपको पहले एरीगेशन के डिपार्टमेंट भी मिलने के चांसेस थे, अचानक बल्दियात का आपको जो है मिल गया डिपार्टमेंट। तो आपको ये मिलने के बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना रहा होगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि आप मेरिट बेस के ऊपर वाहिद एमपीए हैं जो मेरिट बेस के ऊपर यहाँ पे कैंडिडेट जो है उनके मुंतखब हुए और आपको कलमदान मिला। तो आप इसके बारे में जो जो आपने चैलेंजेस देखे उसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? चैलेंजेस जिस तरह मैंने कहा जी, बल्दियात एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, मतलब इसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, इवन एज एन एक्सपेंस इनका एक बहुत बड़ा स्कोप है। चैलेंजेस तो बिल्कुल डेफिनेटली, जितना बड़ा मैदान होता है उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं, और मतलब चैलेंजेस से घबराना, तो खैर हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमने यही सीखा है कि वो कहते हैं द टफ गेट गोइंग व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। तो एक लाइन आपने लगानी होती है, ड्रॉ करनी होती है, एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट लाइन। शुरू में ठीक है, लोग शायद ये कहेंगे कि नहीं यार ये इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ बुनियादी तौर पे, मतलब है, और मैं हर जगह पे ये कहता हूँ, शायद लोग समझें कि ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ। जब हम मेरिट बेस्ड फैसले करेंगे तो मौके पे हो सकता है मेरे से 10 लोग खफा हो जाएं, लेकिन ओवर द ईयर्स वो 10 भी रियलाइज़ कर लेंगे। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ जी, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है, और ये हम करेंगे ओवरऑल सूबे के लेवल के ऊपर हम करेंगे, किसी एक जगह पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग पॉलिटिकल लोगों की एक कमज़ोरी है, वो जी करेंगे तो लोग वोट ख़राब होंगे। यार जालिम के बच्चे, इंक्रोचमेंट करने वाले 100 लोग हैं और उसे सफ़र करने वाले हज़ारों लोग हैं, तो हज़ारों लोगों का सोचो, उन 100 लोगों का या 150 लोगों का मत सोचो। जब हम पॉलिसीज़ और डिसीजंस इस तरह के करेंगे कि जिसमें जनरल पब्लिक का, यानी मेजॉरिटी पब्लिक का बेनिफिट होगा, पब्लिक सपोर्ट खुद ही आएगा, और पॉपुलर अनपॉपुलर होने का कंसिडरेशन अगर आप साइड पे रख के असूल वाली लाइन को एक दफ़ा थोड़ा सा पकड़ लें, तो मेरे ख़्याल में हमारी कौम बड़ी, और केपी का ख़ासकर, केपी की कौम, मेरे हिसाब से केपी के लोग, यानी मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं इसके अंदर, डेमोक्रेटिकली बड़े अवेयर हैं। आप इससे देख लें कि इन्होंने कभी दूसरा चांस किसी को नहीं दिया। जिसने डिलीवर नहीं किया उन्होंने उसको कहा कि तू तो फारिग, अगली दफ़ा कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने 2013-18 में डिलीवर किया, हमें एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ दोबारा इलेक्ट किया गया। तो ज़ाहिर है बड़े मैंडेट के साथ एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती हैं, और जब आप गवर्नमेंट में होते हैं क्रिटिसिज्म भी आता है डेफिनेटली कि यार ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा। अब जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप अपनी एक लाइन सीधी कर लें कि यार मैंने ये लाइन फॉलो करनी है, शायद शॉर्ट टर्म में कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको फिर उसी लाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब मेजॉरिटी उस लाइन को फॉलो कर रही होगी तो वो जो थोड़े 2-4 ग्रे ब्लैक कैटेगरी टाइप होंगे वो खुद ही लाइन पे आ जाएंगे। अच्छा सर, इसके अलावा जो आपकी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टीएमए है, उसमें आप कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे उसमें मज़ीद उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारी मशीनरीज वगैरह भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इनके पास, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू बन्नू में, जैसे कि आप देख लें वो काफ़ी डेवलप वहाँ पे चीज़ें, मशीनरी भी है, हर चीज़ है। उसमें इसके हवाले से कोई आप सोच रख रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे? ये जो बड़ा अच्छा सवाल है जी, पहली ब्रीफिंग में जो डिपार्टमेंट की ओवरऑल मैंने ब्रीफिंग ली थी, तो उनमें एक चीज़ मैंने डिपार्टमेंट वालों को भी कही थी, और इंशाल्लाह एज अ पॉलिसी हम उसके ऊपर जाएंगे। दिस इज़ LG and RD। अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट मीन्स शहरों के सेंस में, शहरों के ऊपर तो कंसंट्रेट किया गया, रूरल साइड के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब डी खान की तहसील मिसाल के तौर पर आप देख लें, यहाँ से शुरू होती है गिलोटी तक जा रही है, तो इसके अंदर सिटी के अपने एक मसाइल हैं जहाँ पे चलो WSSP है, लेकिन जब आप जैसे ही डी खान शहर से बाहर निकलते हैं तो मसाइल की नोयत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मैकेनाइजेशन एक सोल्यूशन है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली इसके ख़िलाफ़ हूँ कि जी क्लास 4 की फ़ौज भर्ती किए जाओ, और मतलब सरकार के ऊपर एक बोझ बनाओ, ताकि कल को वो, ठीक है रोज़गार भी हमने देना है जहाँ पे, लेकिन ज़रूरत है। अब मशीनरी का दौर आ गया, एक ट्रैक्टर लोडर वाला उसके साथ 2 ट्रालियाँ जितना काम करते हैं वो काम 1000 बंदे नहीं कर सकते उस टाइम के अंदर। तो हम मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और जितनी हमारी वीक TMAs हैं, स्पेशली इसमें न्यूली मर्ड एरियाज़ में जहाँ पे अभी तक हम सर्विस प्रोविजन की तरफ नहीं जा सके, वो एक प्रायोरिटी एरिया है मेरा, और रूरल को हमने बेहतर करना है। सिटीज़ को तो डेफिनेटली सिटीज़ के जो प्रोग्राम हैं, सिटीज़ के जो ऑनगोइंग वो हैं डेवलपमेंट वर्क्स हैं या इम्प्रूवमेंट के वर्क्स हैं, उनके ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है।
लेकिन रूरल की तरफ हमने इसलिए तवज्जो देनी है कि रूरल वाले बेचारों का किसी ने पूछा नहीं, वो भी टैक्स पेयर हैं यार, पैसे देते हैं, मतलब है आप भी मेरी तरह देहाती हैं, तो इन चीज़ों को आप समझते हैं। तो उनको जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बेहतर, सिस्टम मज़ीद बेहतर होगा। और अगेन मैकेनाइजेशन इज़ वन ऑफ माई टॉप प्रायोरिटीज़। हम इंशाल्लाह मैकेनाइजेशन की तरफ जाएंगे। एक हम पब्लिक फीडबैक का एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं सूबे के लेवल के ऊपर, कि ये ना हो कि जी वो मतलब सपोज़ मैं आपका मातहत हूँ, मेरे खिलाफ शिकायत है तो आपने उसके ऊपर अमल करना है, तो आपने तो मुझे कवर ही करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली यही होता है। तो जब पब्लिक की फीडबैक हमारे पास डायरेक्ट आएगी और पब्लिक ही बताएगी कि जी फ़लाँ अफसर ने जी बिल्कुल रिलीफ दे दी है, उसका हम सज़ा और जज़ा का एक सिस्टम बनाएंगे कि जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको इंशाल्लाह हम प्रमोट करेंगे, उनको हम मज़ीद अप्रिशिएट करेंगे, और जो बुरा काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनको माइनस पॉइंट्स मिलेंगे और उनकी परफॉर्मेंस फिर थोड़ी सी बेहतर होगी उसके तो साथ। सर, अब ब्यूटिफिकेशन के हवाले से आप क्या सोच रखते हैं, आगे क्या इकदाम उठाएंगे एज ए? ब्यूटिफिकेशन जी देखें, हम जब भी ब्यूटिफिकेशन का एक टर्म ओवरऑल थोड़ा सा मिक्सअप ही हो गया है, जब आता है तो हम स्ट्रक्चरल वर्क की तरफ चले जाते हैं कि जी वो ये बना दो तो वो बना दो। यस, वो भी ठीक है, मतलब है वो ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े छोटे इनिशिएटिव से बड़ी सिंपल चीज़ों के साथ ब्यूटिफिकेशन हो सकती है। और मेरे ख्याल में दरख्त से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है, ग्रीन किसी भी फॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। ब्यूटिफिकेशन में जो है वो क्या कहते हैं, ग्रीन, अर्बन ग्रीन और रूरल ग्रीन के ऊपर हमने काफ़ी सारी तवज्जो देनी है। प्लस डी खान में आपने देखा होगा कुछ इनिशिएटिव WSSC में हमारे जो पिछले CEO साहब थे उन्होंने इनिशिएटिव लिए कि मुख्तलिफ गंदे चौक से, मिसाल के तौर पर प्राइवेट जो बिजनेसमैन थे उनको कन्विंस किया कि यार थोड़े से पैसे हैं, लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी हैं, उस जगह को थोड़ा सा बेहतर कर लें। तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की तरफ हमने आना है। हैं ऐसे लोग जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने शहर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको बस दिया है। लेकिन जब वो हमारा रवैया देखते हैं कि हम तो सब सरायकी जी में आधन ना आलसी बने पे जले, और एक दिन जो भाई माकमा काम नहीं करेंदा पिया, तो वो भी कहते हैं कि भाड़ में जाए। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप लोग सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, वो आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और इंशाल्लाह ये सूबे के लेवल के ऊपर हम इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, जितने हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बाज़ारों में जिनका कारोबार है, क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट भी होते हैं। अगर उनकी दुकान के आगे गंद पड़ा हुआ होगा तो वो एक बुरा इंप्रेशन होगा, उनके ग्राहक भी कहेंगे कि यार क्या मुसीबत है। तो एक टीम वर्क के तौर पे हमने चलना है, सोसाइटी को भी साथ लेके चलाना है। अरे सर, जैसे कि आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपके वज़ीर बल्दियात बनने के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट के चांस हैं, कोई नए रोज़गार के मौके मिलेंगे जो यूथ है हमारी उनके लिए, कोई नई सीट्स वगैरह, कोई जॉब्स वगैरह? देखें जी, ये अभी जिस तरह आपने देखा NMDs हैं, बाकी हमारी रूरल जो साइड है, डेफिनेटली जब हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, जब वहाँ पे हम मैकेनाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो ये मशीनरियाँ लोगों ने ही चलानी है, इन मशीनरियों को रिपेयर लोगों ने करना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जॉब क्रिएशन भी होगी। लेकिन जॉब क्रिएशन में मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, और मतलब है आई थिंक काफ़ी सारे लोग मेरे से शायद डिसएग्री करें इसके ऊपर। जॉब क्रिएशन आप वहाँ करें कि जहाँ पे आप जॉब सस्टेन भी कर सकें। अब भर्ती करने के लिए मैं 200 बंदा भर्ती कर लेता हूँ, कल को वो TMA भिखारियों की तरह बैठी है कि जी बंदों की तनख्वाह नहीं है, किधर से दें। हाँ, अगर उनकी ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, और हमारी काफ़ी डेफिशिएंसीज़ हैं, बहुत सारे इलाकों में हमारी स्टाफ की डेफिशिएंसीज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। और जहाँ पे नई हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं वहाँ पे नई जॉब क्रिएशन भी करेंगे। साथ हमने सस्टेनेबल मॉडल देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सस्टेनेबल मॉडल देना है। अब बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, TMAs आप मतलब है उठा के देखें, किसी भी, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट ऑफ डी खान, आप पेशावर देखें, बनू देखें, बाकी जगहों के ऊपर देखें, प्रॉपर्टीज़ उनके पास पड़ी हैं। साथ एक प्राइवेट बंदे की ज़मीन है, उसने वहाँ पे प्लाजा बनाया हुआ है और उससे मतलब है लाखों करोड़ों कमा रहा है। TMA की एक थकी सी गंदी दुकान है, उसका 8,000 रुपये किराया है, तो ज़ाहिर है थकी सी गंदी दुकान का मतलब 8,000 ही किराया होगा। तो अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आ रहे हैं कि जिसके अंदर प्राइवेट लोग आएँ, वो इन्वेस्ट करें, स्टेट उसके अंदर शेयर होल्डर हो, ताकि जो उसका रेवेन्यू आता है स्टेट या जो भी उधर की लोकल TMA है, उसको ये टेंशन ना हो कि यार मेरे बंदों की तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही, तो TMO साहब फिर लेटर लिख रहे हैं पेशावर के, पेशावर वाले दे दो। वो मतलब 6 महीने की मेहनत के बाद एक कहीं भीख वाला, माजरत के साथ भीख वाला एक आपको ग्रांट दे देते हैं, आप उसे पिछली पेंडेंसी पूरी करते हैं और फिर नए कर्जे शुरू हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को, इस विशस साइकिल को हमने ब्रेक करना है, ताकि TMAs
थोड़ी या बहुत, हाँ वीक टीएमएस के लिए हम सपोर्ट पैकेज रखेंगे, वो ज़रूरी है। अब एक टीएमए है ना, मिसाल के तौर पर उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कमर्शलाइजेशन की, या अगर है भी सही तो बड़ी लिमिटेड है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनको सपोर्ट हम कैसे करेंगे? थ्रू रेवेन्यू जनरेशन। जो अमीर टीएमएज हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन करेंगे और पूरी न होता है सारा पैसा तो मतलब गवर्नमेंट के पास ही जाता है, ताकि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि अगर कहीं पे कोई टीएमएज या जो भी सेटअप्स हैं वहाँ पे अगर वो वीक हैं और वहाँ पे हमने डेवलपमेंट करनी है, जो कि सर्विस प्रोविजन या सर्विस डिलीवरी हमारा एक फ़र्ज़ है, तो वो एक सपोर्ट मैकेनिज़्म बन जाएगा। तो उसमें इंशाल्लाह हमारी वर्किंग शुरू है। जितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं तकरीबन उनकी जियो टैगिंग शुरू है। जिस तरह आपने देखा होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि अब आप अंदाज़ा करें कि 3 बड़े शहरों के अंदर, सिर्फ 3 बड़े शहरों के अंदर 6,000 अरब की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोगों के कब्ज़े हैं। तो ये कब्ज़ा माफिया है। ये मतलब है कोई गरीब या आम आदमी कब्ज़ा नहीं कर सकता अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे। इन माफिया से हमने लड़ना है। और ये स्टेट का एसेट जो है ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ये मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं है, या ये मतलब चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की या किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। स्टेट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी पब्लिक के यूज़ के लिए होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी हम प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा जो हमारा लीजिंग का एक वो है पॉलिसी वगैरह तो उसकी बनी हुई है, उसमें हम कुछ थोड़ा सा रेट रिविज़न की तरफ जाएंगे। आपने यहाँ डी खान की मिसाल देता हूँ क्योंकि हम डी खान में बैठे हैं। एक लाइन है जहाँ पे 4 शॉप्स टीएमए की हैं और 4 शॉप्स प्राइवेट की हैं। टीएमए वाली का किराया चल रहा है 20,000, जो प्राइवेट वाली है उसका किराया चल रहा है 60,000। अब ये ज़्यादती है। चलो ठीक है, स्टेट थोड़ा बहुत गुजारा करती है, स्टेट माँ बाप है, वो गुजारा करेगी। लेकिन अगर उधर 60 है तो चलो 50-55 कर लो ना यार। अभी ये 60 और 20 वाला फार्मूला तो मत करो। तो उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। सबसे पहली बात है रिसोर्स जनरेशन और उसका ऑप्टिमल यूज़। स्टेट के पास, सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि स्टेट के पास 2 अरब रुपए की एक ज़मीन पड़ी है। अब इस वक्त मेरे पास या डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि मैं उसके ऊपर 5 अरब का या 4 अरब का प्लाजा खड़ा करूं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पार्टी आती है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक मतलब है कंपटीशन के तरीके से आके कहती है कि जी हमने इसके ऊपर 6 अरब का या 5 अरब का या वट एवर अमाउंट का एक प्लाजा खड़ा करना है और उसमें स्टेट का इतना हिस्सा होगा, तो वाई नॉट। स्टेट ने अपनी कोई चीज़ से दस्तबरदारी तो नहीं की ना नीलाम। मैं इन नीलामियों के भी खिलाफ हूँ कि जी नीलाम कर दो, बेच दो। जब हमने बेच दिया उसके बाद जब खुदा ना खासा एक बुरा टाइम आ गया तो स्टेट क्या करेगी, किधर जाएगी? स्टेट का एसेट स्टेट के पास रहना चाहिए, ओनरशिप उसकी स्टेट के पास होनी चाहिए। उसका मैकेनिज्म एक ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें पार्टनरशिप वाला मोड हो कि स्टेट को अपना हिस्सा है। तो अगर हम ये इम्प्लीमेंट सूबे के लेवल के ऊपर कर पाए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम कर लेंगे, तो ये वीक टीएमएस के मसले भी हमारे हल हो जाएंगे। हमारे ये जो तनख्वाहों के मसले होते हैं 3-4 महीने के बाद, ये भी हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा सर, शेख बदीन वाला डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची और कब आम आवाम वहाँ तक रसाई उनकी ईजी हो सकेगी, वहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे? शेख बदीन जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 10 दिन पहले मैंने उसकी वर्क साइट का विज़िट किया था। जो सीपेक की साइड से यानी डी खान की साइड से जो रोड जा रहा है ऊपर, उसमें 10 किलोमीटर से ज़्यादा रोड की इस वक्त कटिंग भी हो चुकी है, उसका वाटर बाउंड भी हो चुका है, यानी वो असफाल्ट के लिए रेडी है। लेकिन असफाल्ट आपको पता है ज़रा सर्दियों में थोड़ा सा वो हो जाता है टेम्परेचर कंट्रोल और आगे पीछे, तो बड़ा तेज़ी से काम शुरू है। जो पेजू की साइड वाला है वहाँ पे भी काम बड़ा तेज़ी से शुरू है। डी खान सीपेक वाली साइड से तकरीबन इस वक्त 5 टीमें हैं मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर जो काम कर रही हैं। उसी तरह 2-3 टीमें पेजू वाली साइड से काम कर रही हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि रोड अप्रोचेबल हो जाएगा। काम तो उस पर शुरू होगा, ज़ाहिर है माउंटेन रोड है तो उसके ऑक्सिलरी वर्क्स और आगे पीछे 6-1 महीने में पीपल विल बी एबल टू ईजीली एक्सेस शेख बदीन टॉप, क्योंकि उसमें फिर दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स या गेस्ट हाउसेज या इस तरह की चीज़ें डेवलप करने का। अब बात यह है ना कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप कहें कि 4x4 डाले में सीमेंट चढ़ाए ऊपर और वो हम पे काम करे तो इम्पॉसिबल है। उसका रेट इतना हाई होगा कि वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। तो जैसे ये रोड का हमारा एक्सेस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, उसका फ़ेज़ 2 जो है, जो कि ऑलरेडी अप्रूव है, उसके पैसे वगैरह भी ऑलरेडी हैं। अब हम मैपिंग कर रहे हैं उसकी, और हमने नई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करनी। जो कोर एरिया है उसके अंदर जितनी पुरानी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को हम रेनोवेट करेंगे उनके अपने ओरिजिनल डिज़ाइन में, और उनको फिर दोबारा सरकार का एक जिस तरह प्रोसेस होता है लीज आउट करेंगे प्राइवेट को, क्योंकि सरकार से चीज़ नहीं संभाली जाती। सरकारी गेस्ट हाउस आप बहुत खूबसूरत बना दें माजरत के साथ, उनसे मतलब है तौलिए भी नहीं चेंज होते। एक फैक्ट है जी, मतलब है वी विल हैव टू बी फ्रैंक अबाउट इट। तो वो भी पब्लिक के लिए एक मतलब है ओपन ऑक्शन का जिस तरह एक सीन होता है, ताकि सरकार को भी रेवेन्यू आए और फिर वो उस चीज़ का स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे।
तो ये हो गया शेख बदीन। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेजर प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है, जिसकी अप्रूवल वगैरह का सिलसिला सारा हो चुका है, वो है कोहे सुलेमान नेशनल पार्क। ये पाकिस्तान का पहला नेशनल पार्क होगा कि जो ट्रांस प्रोविंस होगा, यानी बलूचिस्तान, केपी और अल्टीमेटली इंशाल्लाह पंजाब डेरा गाजी खान का जो एरिया है वो, उसका भी नोटिफिकेशन हफ्ते 10 दिन में मेरे ख्याल में एज ए नेशनल पार्क एंड कंजर्वेंसी हो जाएगा। तो वहाँ पे भी हम इको टूरिज़म, कोई ट्रैक्स, कोई ट्रेल्स, कोई इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। कुछ इनिशियल इन द स्टार्ट ये जो कैंपिंग पॉड्स वगैरह होते हैं, कोई लोगों को इस तरह की सहूलत है ताकि लोग गर्मियों में जा सकें इधर। और तो बड़ी खूबसूरत जगह है, हाइट भी उसकी काफ़ी है, सर्दियों में बर्फ़ शरफ़ भी पड़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी इम्प्रूव करेंगे जी। अच्छा सर, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी क्योंकि बीच में काफ़ी एक्टिव थी चौधरी अताउल्ला के टाइम, अब जो है काफ़ी उनकी कोई एक्टिविटी एज सच नज़र नहीं आ रही जो चौधरी अताउल्ला के टाइम थी। उसके बाद अब आप क्या समझते हैं उसमें अभी तक उनका, क्योंकि आपने जो रखा हुआ है वो को मतलब वहाँ पे एज ए काम कर रहे हैं, वहाँ पे एडीसी हैं, सीईओ हैं, वहाँ पे वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप उसमें क्या समझते हैं और मज़ीद चेंजिंग लाना चाहेंगे वो उसमें? देखें जी, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में मेरे आने से पहले ही वो एक हुआ था डिसीजन उसके ऊपर कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट में उन्होंने एडीसी साहब को चार्ज दिया हुआ है। अब एडीसी बेचारा अपनी उसकी जो पोस्ट है वो इतनी हेक्टिक है कि वो ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर का डिप्टी है, यानी सेकंड इन कमांड टाइप है, तो वो कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, इलेक्शन है, आगे पीछे भाग दौड़ है सारा कुछ। तो वो अभी इंशाल्लाह हम उस प्रोसेस को परमानेंट सीईओ के लिए जो प्रोसेस है उसको हम स्पीड अप कर रहे हैं, उसको हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सर्विसेज उनकी मज़ीद जल्दी बेहतर होंगी। सर एक क्वेश्चन है कि आपके टीम में प्रो है या टीम में पार्टनर काफ़ी अमीर टीएमएस में शुमार होते हैं, उसके अलावा अगलाची है ज़्यादा वो थोड़ी बैकवर्ड है उनकी सर जो पोजीशन है वहाँ पे काम करने की टीएमएस की प्रो में या पार्टनर में वो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर है, हाथ में बहुत ज़्यादा उनके मसाइल हैं, मतलब कल निकालियाँ ये वो जो उनके मतलब काम है वो सही तरीके से नहीं। सिटी के अलावा मतलब जो आपकी टीएमएस हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और काम भी सही तरीके से नहीं करें, उस हवाले से आपका कोई मतलब प्लान है कि? जिस तरह मैंने कहा जी, रूरल एरिया जो हम टारगेट कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ की हम डेवलपमेंट करेंगे, उसके अंदर यही वीक टीएमएस ही हैं बुनियादी तौर पे कि इनको हमने थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मशीनरी वगैरह, या क्योंकि अपने रिसोर्स से तो बेचारे अपनी तनख्वाहें नहीं दे सकते, तो मशीनरी कहाँ से खरीदेंगे, तो उनको हम अपलिफ्ट के तौर पे मशीनरी वगैरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको दे रही है, और बाकी भी जो उनके फाइनेंशियल मसले मसाइल हैं उनमें उनको सपोर्ट करेंगे। और कहने का मकसद ये है कि बेसिकली जब अमीर टीएमएस अपना रेवेन्यू जनरेशन सही कर लेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि उसी रेवेन्यू के अंदर हम फिर पैसे इंजेक्ट करेंगे उस जगह पे जहाँ पे उन टीएमएस के पास कोई ऐसी पब्लिक या मतलब है वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है, या उनके पास रेवेन्यू जनरेशन का कोई ऐसा सोर्स नहीं है। तो बिल्कुल ये मेरी प्रायोरिटीज़ पे है वीक टीएमएस को सपोर्ट करना। लेकिन बात वही है कि वीक को सपोर्ट करने के लिए भी तगड़ा चाहिए, तो पहले उस तगड़े को तगड़ा करना बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने रिसोर्स को मैक्सिमाइज़ करे ताकि फिर वो छोटे भाइयों का थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर सूबाई वज़ीर बल्दियात फैसल अमीन गंडापुर साहब। इनसे गुफ्तगू की, इनका जो विज़न है बहुत ही अच्छा विज़न है सफाई के हवाले से, TMA में इस्लाहात के हवाले से, जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से। तो हम होप करते हैं इंशाल्लाह इनके जो खिदमात होंगी वो डेरा इस्माइल खान के लिए काफ़ी मुफीद होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोस लाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।